अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, बचपन की कुछ यादें कभी कोई ऐसी पिक्चर देख लेते हैं तो बहुत सामने आ जाती हैं। ये एक पिक्चर देखी मैंने, कराची के किसी दोस्त ने लगाई थी। ये आप पता नहीं भारत में ये मिलता है, इस तरह मिलता है कि नहीं। ये हम जब छोटे छोटे थे तो मैं जाता था, हमारे घर के पीछे ही सब्ज़ी बाज़ार और गोश्त बाज़ार था, तो वहाँ से सुबह के वक्त अम्मी मंगवाती थी, कभी चिकन कभी सब्जियाँ ये वो। तो मैं जाता था तो वहाँ पे एक आदमी, कहीं पे कोई औरत बैठी होती थी, वो मस्का लेके बैठे होते थे, सफ़ेद कलर का मस्का मक्खन, और वो पत्ते पे रख के ताज़ा ताज़ा मक्खन मस्का देती थी और मैं घर आके फिर वो खाता था। तो बस ये एक याद आ गई, ये वही मस्का है। अजीज़ दोस्तों, पिछले दिनों मोदी जी ने कहा था कि अर्बन नक्सल जो हैं उनसे बचें, और वो आपकी जायदाद के ऊपर, और वो सारा जो था उस पर हामिद मीर पाकिस्तान के प्राइम एंकर ने कहा था कि देखो मोदी अरबियन नस्ल को गालियां दे रहा है। ये अर्बन का मतलब है अरब, और नक्सल को नस्ल कहा कि एक नस्ल है, एक जनरेशन है। अरब जनरेशन को गालियां देते हैं, अरबियंस को। इसका खूब मजाक उड़ाया गया था हामिद मीर को खूब। तो हामिद मीर की पोस्ट के ऊपर जो उसने ट्विटर पे की थी, उस पर कई लोगों ने कमेंट किए। तो वो फिर भी चले, आदमी गलती हो जाती है ना, गलती मान ले। बजाय इसके कि वो गलती माने, वो कह रहा है कि नहीं, आप फिर मोदी की स्पीच सुने। वो नक्सल्स के बारे में नहीं, अरब नस्ल के बारे में बात कर रहे थे। और मतलब ढीठ पने की इंतहा है, ख़ास तौर पे जब आप एक इतने सीनियर एंकर हो के आप इस तरह की घटिया जर्नलिज्म करेंगे, तो फिर आपका पता है कि आपको पाकिस्तान में रह के जर्नलिज्म करनी है, तो मजबूरी है आपकी भाई, वरना आर्मी ने पहले ही आपको गोलियां मारी थी और गोलियां मारेगी। अजीज़ दोस्तों, मलाला यूसुफजई की भी बड़ी क्लास ली गई थी पिछले दिनों, जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन के साथ, आजकल तो मॉडल बन गई है ना भाई, ये हॉलीवुड की फिल्में, ड्रामे और इस चीज़ों पे लग गई है। जो असल इसका काम था वो बिल्कुल नहीं कर रही। ये प्योर 1 पॉइंट एजेंडा पे आई थी कि पख्तून गर्ल्स एजुकेशन, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी हालत है ना अगर किसी की एजुकेशन की, तो वो पख्तून गर्ल्स की है। इसने मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर कमाए, उसको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिले, इसके बाप की औकात नहीं थी कहीं ऑक्सफोर्ड में पढ़ती, इसको नेशनलिटियाँ मिली, इसको मिलियंस ऑफ डॉलर के फंड मिले, लेकिन ये अपने असल मकसद की तरफ आ गई, क्योंकि इसका बाप बहुत शातिर आदमी है, माल बनाने में उसका कोई, और इसका बाप इसके लिए लेक्चर्स अरेंज करता है, और ये अब शो भी इसकी तरफ आ गई है। तो इसको जब खूब क्लास ली गई और मुसलमानों ने इसको, ख़ास तौर पे वो लिबरल मुसलमान भी जो कि इसकी सपोर्ट करते थे, वो इसके ख़िलाफ़ शुरू हुए। तो फिर इसने बयान दिया कि मैं आज भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हूँ और मैं इसराइल गवर्नमेंट को कंडेम करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया है, मलाला साहिबा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाई। ये भूल गए कि क्रिकेट के लिए जाना है, जिहाद के लिए नहीं जाना। जिहाद के लिए जाते तो वो ट्रेनिंग सही थी। मैंने भी उस पर आपको खूब वीडियो में बताया था कि पत्थर उठा उठा के भाग रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और भाई फ्लैट मैदान में भागना होता है, और वो भी कोई पत्थर वत्थर उठा कर नहीं भागना होता। इस तरह की ट्रेनिंग दी गई, जिस पे पता ये चला है कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर अनफिट हो गए हैं इस ट्रेनिंग की वजह से। आज़म खान, मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी न्यूजीलैंड की सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि इस ट्रेनिंग से पहले रिजवान और इरफान को मोस्ट फिट प्लेयर करार दिया था। और न्यूजीलैंड की जो सी ग्रेड टीम आई है, मैं बार बार सी ग्रेड इसलिए कहता हूँ कि टॉप 16 प्लेयर जो कि क्वालिफाइड थे किसी भी न्यूजीलैंड के लिए जब सिलेक्शन होगी, जैसे वर्ल्ड कप में, तो टॉप 16 प्लेयर जो उस वर्ल्ड कप की टीम में जाएंगे, उसमें शायद ही इस टीम में से 1 या 2 प्लेयर क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज टॉप 16 तो गए ही नहीं पाकिस्तान। उस सी ग्रेड टीम को पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने हरा दिया, तीसरा और चौथा मैच
न्यूजीलैंड जीत गई है। अब अगर पांचवा मैच न्यूजीलैंड हार भी जाए तो सीरीज कम से कम पाकिस्तान नहीं जीत सकता। ये इस वक्त पाकिस्तान की करंट पोजीशन है। अजीज दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्लेयर मार्क चैपमैन ने कहा कि हमने मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग तो हासिल नहीं की, हमने सिर्फ अपने स्कूल के एग्ज़ाम पूरे किए और हम यहाँ खेलने के लिए आ गए हमारे समर ब्रेक में। बॉयज़ आर हैविंग फन। अजीज दोस्तों, वसीम अकरम ने कहा है कि आईपीएल में 5 ओवर में 100 रन हो जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ये पूरा फिक्स्ड है, फलान है, ढुमकान है, बॉलर्स को सोचना चाहिए और ये सब चीज़ें। मैं वसीम अकरम से ये सवाल करता हूँ कि 1996 में जब वनडे क्रिकेट में 250 एक कॉम्पिटिटिव टारगेट होता था, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था 1996 में, उसमें 250 पौने 300 रन श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अचीव कर लिए थे वर्ल्ड कप फाइनल में। 250 उस वक्त नॉर्मल होता था। उस वक्त एक यंग लड़का आता है और 36-37 बॉलों पे सेंचुरी बनाता है, शाहिद आफरीदी, और वो वसीम अकरम का भी पीक पीरियड था। तो उस ज़माने में तो उसको ये अनरियल नहीं लगा। उस ज़माने में ये पिंच हिटर 24-25 बॉलों पे 50 करते थे, जयसूर्या, शाहिद आफरीदी, तो उसको अनरियल नहीं लगा। आज चूंकि वसीम अकरम आईपीएल में कोच नहीं बन रहा, आईपीएल में वसीम अकरम कोच हुआ करता था शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स, तो जाहिर है उस वक्त सब इसको अच्छा लगता था, आज इसको अच्छा नहीं लग रहा। वैसे आईपीएल के हवाले से मैं ये भी कह दूं कि कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 200 से कम तो कोई बना ही नहीं रहा, और 200 क्या 250 भी अब कॉम्पिटिटिव नहीं लग रहा। 260 रन 265 रन अचीव कर लिए अभी दिल्ली ने नहीं, उसने पंजाब ने। तो यह है कि अनरियल सा तो वाकई बन गया है, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स लाए हैं, ख़ास तौर पे वो जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ना, वो अनक्रिकेटिंग है। जब 1970s में वनडे क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई और फिर बड़ी वर्ल्ड कप आने शुरू हुए, दूसरे कप आने शुरू हुए, तो उससे लोगों को ये लगा कि टेस्ट क्रिकेट जो कि ओरिजिनल क्रिकेट है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन उस पर इतना असर नहीं पड़ा टेस्ट क्रिकेट पे। टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी अपनी जगह कायम रही। लेकिन ये जो 2020 आई और अब जो 2020 में जो इनोवेशंस आ रहे हैं ना, ये क्रिकेट की तो मौत है। और सीधा सीधा, हालांकि मैं पूरे साल बाद कोई क्रिकेट के, लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो मैं मैच देखता था, और अभी आईपीएल के मैं तकरीबन सारे ही मैच देख रहा हूँ, और यकीन माने कि टोटली अनरियल सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट नहीं है, कुछ और है। अजीज दोस्तों, अभी एक लिस्ट आई है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स, उसमें इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के जो दौलत है वो 18,760 करोड़ है। दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया 658 करोड़, फिर इंग्लैंड 492, पाकिस्तान 458, 425, 392, मतलब बाकी सारे बोर्ड्स के मिल के तकरीबन 3,000 करोड़ हैं। इंडिया के अकेले के 18,000 करोड़ हैं। यानी पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो हैं, ज़ाहिर है 10 मैन टीमें हैं, बाकी तो सब छोटी टीमें हैं, तो 10 मैन टीमों के पास 3,000 करोड़ भी नहीं है, इंडिया के पास 18,000 करोड़ है। क्रिकेट के मामले में इंडिया का वही रोल है जो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका का रोल है। इंडिया इस वक्त क्रिकेट का बादशाह है, और अच्छी टीम भी, अच्छा टैलेंट भी डेवलप हो रहा है। ज़ाहिर है जब इतना पैसा होता है तो खिलाड़ी भी परफॉर्म करते हैं। इस वक्त इंडिया की वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होने जा रही है, जिसमें हर कैटेगरी में, मामूली मिसाल ले लें ओपनर, तो ओपनर के लिए इनके पास 5-6 ओपनर क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि विकेट कीपर, तो 4-5 विकेट कीपर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बॉलर्स, मतलब स्पिनर्स ही आप देख लें तो 5-6 स्पिनर्स हैं,
सब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अच्छी टीम डेवलप हो रही है। अजीज़ दोस्तों, ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे, तो ईरान के सदर पाकिस्तान में जब थे तो शहबाज शरीफ की आदत है कि वो तुर्की जाएंगे तो दो चार तुर्की के लफ्ज़ बोल के उनको खुश करेंगे, जब सऊदी अरब जाएंगे तो दो चार अरबिक के लफ्ज़ बोल के खुश करेंगे, रशिया के उसके साथ मिले तो उसको भी दो चार रशियन ज़बान के, और अब ईरान के सदर आए तो इन्होंने ईरान फ़ारसी ज़बान में तकरीर करने की कोशिश की। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। हमेशा अल्लाह ताला का लुत्फ हो पाकिस्तान पर, जो कि हमारा दोस्त है, और आसमान कभी भी पाकिस्तान से कोई कीना ना रखे। मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, हजार बार बैरो सद हजार बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। अजीज़ दोस्तों, इस तरह की हरकतें वही करता है जो भिखारी होता है, जो किसी अमीर आदमी के सामने जाता है तो उसको खुश करने के लिए उसको उसकी अपनी ज़बान में और उसमें इस तरह से, मतलब जो उठाने वाली पॉलिटिक्स होती है ना, ये उठाने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, शहबाज शरीफ इस ईरानी सदर जो आए उसमें कराची को जो इन्होंने छुट्टी दे दी, लाहौर को छुट्टी दे दी, तो लाहौर को छुट्टी देने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि लाहौर कमाता नहीं है। इस पाकिस्तान में लाहौर, कराची एक सौतेला बेटा है, लाहौर सगा बेटा है। सौतेला बेटा कमाता है, लाहौर सगा बेटा बैठ के अय्याशियाँ करता है। लाहौर के बंद करने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कराची को बंद करने पे, ईरानी सदर के आने से कराची को एक दिन के लिए बंद करने पे 3.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3.5 अरब का मतलब है 350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और ये एक दिन की बंदिश पे है। तो आप सोचें कि कराची कितना कमा के दे रहा है। अजीज़ दोस्तों, इसके बाद कराची में बिजनेसमैनों के साथ एक मीटिंग की शहबाज शरीफ ने, जिसमें कराची के बिजनेसमैनों ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने पे पहली तवज्जो दें, और इंडिया के साथ ताल्लुकात करने से ही आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, अदरवाइज़ तो आपकी इकोनॉमी में कोई अब दम नहीं बचा। और इमरान खान से मुलाकात करें और इमरान खान के साथ मुआहिदा करें, वरना पाकिस्तान का आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है, और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था, एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और वो था 42,000 का पॉइंट्स थे, आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है, और डॉलर टर्म्स में $13 बिलियन, और इन रुपी टर्म्स जो है वो कोई अबाउट 6 ट्रिलियन रुपीस जो है की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर। अजीज़ दोस्तों, ये जो साहब हैं जो ये बोल रहे थे, आरिफ हबीब,
आरिफ हबीब हमारी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और स्टॉक मार्केट दुनिया भर में ज़ाहिर सट्टा होता है स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट का सट्टा पूरा जुआ होता है। और उसमें ये आरिफ हबीब, उनका भाई यूनुस हबीब मेहरान बैंक का चीफ होता था। यूनुस हबीब ने मेहरान बैंक यानी सिंध बैंक बनाया था। तो एक पंजाब में बना था पंजाब बैंक और फिर सिंध में बनाया गया सिंध बैंक। वो बड़ा केस था, सिंध बैंक डूब गया था और यूनुस हबीब जो कि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव था उसको अदालतों में, इसको जेल में बंद कर दिया था और अदालतों में बार बार बुलाया जाता था। इसने 1990 में जब 1988 में जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था आर्मी ने, भुट्टो के मरने, ज़िया-उल-हक के मरने के फ़ौरन बाद जब इलेक्शन हुए तो इनको ख़तरा था कि बेनज़ीर भुट्टो जीत जाएगी, तो इसलिए इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद बनाया था। और उसमें 8-9 पार्टियां थीं जिसमें नवाज शरीफ मेन पार्टी थी और उनको फंड सारे पॉलिटिशियन को यूनुस हबीब मेहरान बैंक के चीफ ने दिए थे। लंबा केस है। बहरहाल ये आरिफ हबीब जो अभी बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, ये भी स्टॉक एक्सचेंज के गुरु हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अरबों रुपया लगाया भी है और कमाया भी है। ये आरिफ हबीब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में ही पाकिस्तान की भलाई है, वरना पाकिस्तान के बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। और अजीज़ दोस्तों, ईरानी सदर आए थे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में शियाओं का काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी होल्ड बढ़ता जा रहा है और शिया काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, पुलिस में। और ऐसे ही ये एक शिया लीडर हैं जो पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं। और ये परेशान है कि तेल का क्या करें, कहाँ से लें, सऊदीया से लें, फलां से क्या करें। अब तवज्जो फरमाएं, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं ये कितने बड़े मुजरिम हैं। ईरान में इस वक्त पड़ोस ज़ीरो बाउंड्री पे ईरान है। ईरान की गैस और तेल लाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंची हुई है। मुआहिदा भी है मौजूद कि ईरान से तेल और गैस लेंगे ये, लेकिन नहीं ले रहे। ईरान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी है? ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने कल परसों ऐलान किया, जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, 15 रुपए पर लीटर, 15 रुपए पाकिस्तानी। ईरान के सफीर ने ऐलान किया है कि ईरान में पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर है। पड़ोस में इधर 300 रुपए भी ले गए हैं और परेशान है कि पेट्रोल कहां से ले हम। यहां से आपको इनका खुब्स ज़हनी नजर आएगा। ये मुल्क के कितने हमदर्द हैं, मुल्क के कितने वफादार हैं और कौम के साथ इनको कितनी हमदर्दी है। ये आज़ाद डिप्लोमेसी के नारे लगाते हैं आप, कौम के दुश्मन हो तुम। अगर 15 रुपए वो उनके अपना है, 15 रुपए लीटर है, आपको 50 रुपए लीटर भी दें फिर भी आप, 100 रुपए लीटर दें फिर भी आप अपने मुल्क के लिए बचा सकते हो। ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को इस किस्म के मशवरे देते हैं कि आप ईरान से सस्ती गैस, सस्ता तेल लें। तो भाई साहब, ईरान से खाली ईरानी प्रेसिडेंट के आने पे अमेरिका ने कितनी धमकियां दी हैं। ईरान से गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट करने के बावजूद अभी तक गैस पाइपलाइन का कहीं कोई ठिकाना नहीं। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम गैस पाइपलाइन को बनाएंगे और हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं है, फलान ढुमकान। लेकिन जाहिर है आपको अच्छी तरह पता है कि कितनी परवाह है। और IMF से जो इस वक्त अमेरिका में फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब भीख के लिए लगे हुए हैं, बिल्कुल लेटे हुए हैं, तो IMF से गैस पाइपलाइन पे भी बात होगी। और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चले और
गैस पाइपलाइन बना ले। ईरान के साथ पाकिस्तान गैस पेट्रोल नहीं ले सकता। अमेरिका कह रहा है चुपचाप स्मगलिंग करो, माल बनाओ, क्योंकि तुम लोगों के जनरल जितना पैसा कमाएंगे इतना हमारे आगे झुके रहेंगे, तो माल बनाओ। तो डीजल स्मगलिंग दबा के चल रही है और पाकिस्तान को एनुअली $23 बिलियन का खाली डीजल स्मगलिंग से नुकसान हो रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी 4 दिन पहले अपनी स्पीच में कहा था। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।